हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे। 1905 के बंगाल विभाजन से मैंने शुरू किया है। 1947 तक का हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। 1857 का जो हिस्ट्री है वो उसका सेपरेट लेक्चर होगा। 1857 की प्रथम क्रांति का एक सेपरेट लेक्चर होगा, क्योंकि वो एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसमें अगर इंक्लूड करता तो बड़ा हो जाता वीडियो, इसलिए 1905 से मैंने शुरू किया है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसको कॉन्टिनेंटल शिफ्ट की तरह देखा जा सकता है भारतीय इतिहास में। 1905 में भारत का में एक वायसराय हुआ, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन सबसे यंगेस्ट वायसराय था। सबसे यंगेस्ट वायसराय लॉर्ड कर्जन था, और उसका जो टेन्योर था, कार्यकाल था, वो 1899 से लेकर के 1905 तक था। ये 6 वर्षों में उसने बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे नियम बनाए। इसका कार्यकाल, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल, भूलों से भरा हुआ कार्यकाल कहा जाता है। मतलब इसने जो भी जिस भी तरह की पॉलिसी मेकिंग की, उससे भारतीयों पे कुछ न कुछ एडवर्स इफेक्ट ही हुआ। कुछ इसके गलत कामों में बंगाल विभाजन के अलावा कलकत्ता अधिनियम, ये कलकत्ता कॉरपोरेशन का भी जिक्र आता है। फिर यूनिवर्सिटी कमीशंस को लेकर के भी इसने, एजुकेशन को लेकर के भी इसकी कुछ पॉलिसी थी। तो ऐसे इसका पूरा कार्यकाल इसकी गलतियों के कारण ही जाना जाता है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यही पार्टीशन बाद में चल के भारत पाकिस्तान डिवीजन का आधार बना। तो अब ये शुरू करने के पहले एक चीज आप ये भी जान लें, उस समय का बैकग्राउंड क्या था। उस समय 1905 के आसपास वो ये दौर था जब बंगाल जो है भारत की हर एक तरह की क्रांति का एपिक सेंटर हुआ करता था, गढ़ था। उसी कहीं भी किसी भी तरह की क्रांतिकारी गतिविधि होती थी तो उसके तार कहीं न कहीं बंगाल से जुड़े हुए होते थे। तो ये सारी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता थी। तो इन्हीं सब के आधार पे इनको कैसे, इस बैकबोन को कैसे ब्रेक करना है, इसी के आधार पे ये इनका लॉर्ड कर्जन का एक एविल प्लान आया, पार्टीशन ऑफ बंगाल का। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ। ठीक, उसका एग्जैक्ट डेट भी आप जान लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इस तरह की चीजें आ जाती हैं फैक्चुअल। 19 जुलाई 1905 को नोटिफिकेशन आया पार्टीशन का। इस दिन एनफोर्स नहीं हुआ। एनफोर्स कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को इसको एनफोर्स कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजित हो गया। बंगाल को विभाजित करके 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। एक हिस्से को बोला गया पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का आता था। तो इसको वेस्ट बंगाल कहा गया। इस बंगाल में ढाका के आसपास का क्षेत्र, चिटगांव के आसपास का क्षेत्र और आसाम, इन तीनों को मिला करके इस बंगाल बना, जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, और ये वेस्ट बंगाल हिंदू बाहुल्य इलाका था। इसी से ये पता लगता है कि ये लॉर्ड कर्जन या ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये हिंदू मुस्लिम डिवीजन के लिए ये पॉलिसी उन्होंने एग्जीक्यूट की। ठीक, दूसरी चीज ये है, बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि दिस इज कंसीडर्ड एज, जो ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंडेड रूप है, जो आज 1905 में भी दिखा। हमेशा से डिवाइड एंड पॉलिसी वाला रहा, 1857 से लेकर के या उससे पहले भी। ठीक है ना, डलहौजी के समय से ही हम लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश का सुनते आ रहे हैं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, दिस ट्रिगर्ड अ पॉपुलरली नोन मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कि हमारा अगला टॉपिक है।
बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी मूवमेंट। मेन बंगाल विभाजन एक इंसिडेंट है, उसको हमने देखा कि भाई डेट क्या है, कब हुआ था, कौन रिस्पॉन्सिबल था, उसका पर्पस क्या था। ठीक, पर्पस गवर्नमेंट ने ये दिया कि हमारा पर्पस है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया कि बंगाल का पॉपुलेशन, जैसे उस समय पूरे भारत का पॉपुलेशन करीब 30 करोड़ था, तो 1/4 पॉपुलेशन पूरे बंगाल का कहा जाता है, मतलब करीब 10 करोड़ के आसपास, 8 करोड़ के आसपास। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रीजन दिया उसके पीछे कि हमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आसानी हो, इसके लिए हम डिवाइड कर रहे हैं, जबकि कारण राजनीतिक था। ठीक, तो उसके बाद ही ट्रिगर क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। उस समय स्वदेशी आंदोलन जैसे बंगाल विभाजन के लिए जैसे नोटिफिकेशन आया, जुलाई में आया और अगस्त अक्टूबर में एनफोर्स हुआ, अगस्त में ये इस चीज को लेकर के, इसके नोटिफिकेशन को कि बंगाल का विभाजन होगा, इसको लेकर के बड़े भारत के बड़े जो भी क्रांतिकारी बुद्धिजीवी वर्ग थे, वो कलकत्ता के टाउन हॉल में इनकी एक मीटिंग हुई। कलकत्ते के टाउन हॉल की मीटिंग है, बहुत फेमस मीटिंग है। तो उसमें एक मीटिंग हुई, स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट होगा, इसके लिए प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव में दो चीजें हुई, एक तो कंजम्पशन ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स और बाइकआउट करना है ब्रिटिश फूड का, मतलब भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना है, स्वदेशी का उपयोग करना है, और ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज का बहिष्कार करना है, बाइकआउट करना है। इस दो चीजों को यूज करके हम स्वदेशी मूवमेंट को शुरू किए। अब अगर मान लीजिए कहीं हमें स्वदेशी मूवमेंट या इस तरह के मूवमेंट को जारी रखना है या शुरू भी करना है, तो हमारे पास कोई ना कोई इंडिजिनस अल्टरनेटिव होना चाहिए, ताकि लोग अगर बाइकआउट करेंगे तो किस चीज को यूज करेंगे। तो अल्टरनेटिव के लिए क्या हुआ, सभी जो बड़े लीडर्स थे, सब लोगों ने मिल करके डिसाइड किया अवेयरनेस फैलाने के लिए। उसमें क्या हुआ कि जैसे कि हर एक स्फेयर में, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, हर एक स्फेयर में, साइंस हो गया, हर एक स्फेयर में जो जो उस स्फेयर से संबंधित बुद्धिजीवी वर्ग था, उनको आगे लाया, उनको इंस्पायर किया और उस फील्ड में आगे बढ़ के कुछ करने के लिए कहा। जैसे कि साइंस के फील्ड में कुछ एस्टेब्लिश किया गया। जगदीश चंद्र बसु जो साइंटिस्ट थे, प्रफुल्ल चंद्र राय ये भी साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने साइंस के क्षेत्र में कुछ इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए ताकि लोग स्वदेशी की तरफ, स्वदेशी नॉलेज की तरफ बढ़ें। अगर वो फॉरेन वे ऑफ एजुकेशन को बाइकआउट कर रहे हैं, ब्रिटिश वे ऑफ एजुकेशन को बाइकआउट कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो उस ग्राउंड पे इन्होंने साइंस के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन स्थापित किया। ठीक है, आर्ट के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ये बड़े आर्टिस्ट थे, आर्ट के फील्ड में ये बड़ा नाम थे। उन्होंने आर्ट को लेकर के, इंडियन आर्ट को लेकर के इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया। उसी तरह से स्वदेशी एजुकेशन के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। स्वदेशी एजुकेशन किस तर्ज पे, सरदार रविन्द्रनाथ टैगोर ने का शांति निकेतन के तर्ज पे ये सारी चीजें की गई। उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, संस्था था शांति निकेतन, उसी के तर्ज पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया। तो ये सब एजुकेशन के फील्ड में ये किया गया। उसके बाद इंडस्ट्रीज को लेकर के, जो भी वहाँ के बंगाल के इस तरह के इंडस्ट्रीज थे, या जो भी उस दो धनाढ्य वर्ग था, उन लोगों को क्रांतिकारियों ने इंस्पायर किया कि आ करके इस तरह का बिजनेस में इन्वॉल्व हो। उसी ग्राउंड पे शुरू हुआ बंगाल केमिकल्स। क्या बंगाल केमिकल की स्थापना हुई उसी समय। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई इसी दौरान। तो ये जो टाइम था स्वदेशी मूवमेंट का, ये स्वदेशी मूवमेंट से जो भी इंडस्ट्री वाला स्फीयर है, उसमें भी एक
सुधार देखने को मिला इसकी वजह से। और बाकी जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में जो मैगजीन हो सकते थे, न्यूज़पेपर हो सकते थे, उसको बढ़ावा दिया गया, उसको पब्लिश किया गया। इसी समय जो इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सुनार बांग्ला की रचना की, जो आज बांग्लादेश का एंथम है, नेशनल एंथम। वंदे मातरम की भी रचना इसी दौरान कि इस दौरान वंदे मातरम की रचना इस दौरान नहीं की गई, वो तो पहले की गई थी, लेकिन इस समय ये बिल्कुल एक एंथम की तरह यूज किया जाने लगा। हर जगह वंदे मातरम का ही गायन होता था। तो ये सारी चीजें थी। बाकी इससे जुड़े इंपॉर्टेंट लीडर जो भी आप जानते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, उसके बिपिन चंद्र पाल, ये सारे लोग इससे जुड़े हुए थे। और भी इनके अलावा बाकी और भी लीडर्स सब जुड़े हुए थे। और ऐसा नहीं है कि ये किसी जगह, मतलब सिर्फ बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट बस रहा, ऐसा नहीं है। पूरे भारत में ये स्वदेशी मूवमेंट फैल गया। जैसे कि दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने लीड किया, दिल्ली में लीड किया। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने लीड किया। चिदम्बरम पिल्ले उधर के बड़े लीडर थे, ठीक है। पंजाब में लाला लाजपत राय ने लीड किया। और ऐसे ही महाराष्ट्र में, मतलब मुंबई प्रेसिडेंसी में बाल गंगाधर तिलक ने लीड किया। तो ऐसे ये पूरे देश में फैल गया ये आंदोलन, केवल बंगाल सीमित नहीं रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट है होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस आता है इससे। तो पूछता है अक्सर कि सबसे पहले होम रूल मूवमेंट भारत में किसने शुरू किया। तो सबसे पहले शुरू किया बाल गंगाधर तिलक ने, एस्टेब्लिश किया। कब? 1914 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, 1916 में, गलत बोल गया मैं, 1916 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने इसको एस्टेब्लिश किया। श्रीमती एनी बेसेंट भी 1914 में ही एस्टेब्लिश की, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के बाद। तो ये कई बार आता है, क्रोनोलॉजी पूछ देता है कि कौन सा पहले हुआ, तो ये दोनों दे देता है। दोनों 1914 में ही स्थापना हुई, दोनों होम रूल की, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने पहले किया था और उसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है ना। फिर पूछ देता है कहाँ पे, तो 1916 में बेलगांव में किया था, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और एनी बेसेंट ने कहाँ किया था? 1916 में मद्रास रेसिडेंसी में श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी और ये आई थी अपने थियोसॉफिकल सोसाइटी के काम से मद्रास, क्योंकि मद्रास उस समय थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेड जैसा था, ठीक है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे इस तरह का मूवमेंट चल रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई और उन्होंने होम रूल के लिए होम रूल लीग की शुरुआत कर दी। दूसरा है, इन लोगों ने क्या न्यूज़पेपर पब्लिश किया, ये भी अक्सर आता है क्वेश्चन। तो इन लोगों ने अपने अपने होम रूल के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया? एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक वीकली ये पत्रिकाएं थी, इनको पब्लिश किया। और मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक ने इन दोनों पत्रिकाओं को पब्लिश किया। और केसरी किस में थी? मराठी में ये मैगजीन थी और मराठा इंग्लिश में। और इससे दोनों लोगों ने अपने होम रूल मूवमेंट का प्रचार प्रसार के लिए ये इन मैगजीन्स का सहारा लिया। उसके बाद गदर पार्टी आंदोलन आता है। 1913 में इसकी स्थापना हुई, लाला हरदयाल ने किया सैन फ्रांसिस्को में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका। एक बार क्वेश्चन ये पूछ दिया था कि नॉर्थ अमेरिका में हुआ था या साउथ अमेरिका में, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में है ना, तो इस तरह कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है। तो कहाँ पे हुआ था?
यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में इसको एस्टेब्लिश किया गया 1913 में, लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, कई बार ऑप्शन में सोहन सिंह भाखड़ा भी देता है, तो अगर सोहन सिंह भाखड़ा अगर ऑप्शन में दिया है तो आपको सोहन सिंह भाखड़ा लगाना है, अगर लाला हरदयाल दिया है तो लाला हरदयाल लगाना है, अगर दोनों दिया है तो आपको सोहन सिंह भाखड़ा लगाना है, क्योंकि यही पहले इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना, स्टेब्लिश किए थे सोहन सिंह भाखड़ा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेब्लिश कब की हुआ? 1913 में। कहा? यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक, सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो था सैन फ्रांसिस्को में, उसको युगांतर आश्रम नाम से जाना जाता था। युगांतर आश्रम जो है, बाहर के जो भी मतलब विदेशी जो भारतीय थे, भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक थे, उन लोगों के लिए क्रांतिकारी अड्डा बन गया था युगांतर आश्रम। तो बहुत बार वहां पे छापा भी पड़ा और ये युगांतर आश्रम पे, इसी वजह से। उसके बाद द पार्टी वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी, क्या? द गदर, एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट इसका ऑफिशियल नाम था। लेकिन ये मैगजीन धीरे धीरे इतना हिट हो गया, फेमस हो गया, उस समय 10-10 लाख कॉपीज इसकी छपती थी। तो इतना फेमस हो गया कि धीरे धीरे इसको द गदर पार्टी के नाम से ही जाना जाने लगा। तो यही कारण है कि इसको हम लोग द गदर पार्टी मूवमेंट कहते हैं, जबकि ऑफिशियल नाम हिंदुस्तान एसोसिएशन था। उसके बाद क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जो इससे जुड़े हुए थे वो आपने देख ही लिया, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा, करतार सिंह, अब्दुल मोहम्मद बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस भी इससे जुड़े हुए थे। रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस भी इससे जुड़े हुए थे, जिन मतलब रास बिहारी बोस जिन्होंने बाहर इंडियन फ्री लीग की स्थापना की थी, वही रास बिहारी बोस। द खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया। खिलाफत मूवमेंट शुरू होने के पीछे का कारण था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो दो पार्टीज थी, अलाई और दूसरा सेंट्रल पावर। तो इसमें जो सेंट्रल पावर हारी थी उसमें टर्की भी था। टर्की बाद में बना, तो ओटोमन एम्पायर उस समय बोला जाता था। तो ओटोमन एम्पायर का जो हेड होता है वो होता है खलीफा, और ये मुसलमानों के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट, सारे दुनिया के मुसलमान इसको अपना लीडर मानते हैं, रिलीजियस लीडर मानते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटेन जीत गया, बाकी हारे ये लोग, टर्की वगैरह हार गए, तो उसके बाद ब्रिटेन ने इस पद को, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। खलीफा के पद को समाप्त किया, इसी के विरोध करते हुए खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। इसी का भारतीय मुसलमानों ने विरोध किया। ठीक है ना, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी, जिसके गांधी जी अध्यक्ष चुने गए। यहीं दिल्ली में उसकी मीटिंग हुई, ठीक है, फिरोज कोटला मैदान में, और गांधी जी अध्यक्ष चुने गए। इस आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को, खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा अवसर माना, जो कि सदियों में एक बार होता है, ऐसा लिखा रहता है। तो ये हुआ, ठीक है ना। तो इसको एस्टेब्लिश किसने किया? जो लीडर्स दो थे महत्वपूर्ण, अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों ने मिलके इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी। ठीक, उसके बाद ओटोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड। अब हुआ क्या, ओटोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, उसमें से 3-4 राष्ट्र निकले, टर्की निकल गया, इराक, सीरिया, ग्रीस, फिलिस्तीन, ऐसे करके कई सारे राष्ट्र उसमें बना दिए, जिसमें एक जो है टर्की हो गया, अलग निकल गया। मतलब ढेर सारे, टर्की में से ये सारे अलग अलग निकले, उसको तुर्की बोला गया, और बाकी सब सीरिया हो गया, इराक हो गया, ग्रीस हो गया। तो उस तरह से ये इनका जो खलीफा का पद था वो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद गांधी जी ने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना। किस चीज के लिए? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। ठीक, ये मैं भी बता चुका हूं।
नेक्स्ट इसी के साथ शुरू हुआ क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन की शुरुआत इसी के साथ हुई। जैसे ही खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने के पीछे का कारण ही गांधी जी और महत्वपूर्ण नेताओं का ये था कि उससे मुस्लिम साथ आ जाएंगे और उस मोमेंटम को हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यूज कर सकते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ, 1920 में शुरू हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में खिलाफत भी शुरू हुआ। 1920 में पहले नॉन कोऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन और बाद में एक महीने बाद खिलाफत आंदोलन फॉर्मली शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये कहाँ, हाँ देखिए, जब भी कोई आंदोलन, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, मतलब सिविल डिसोबीडियंस हो गया, या नॉन कोऑपरेशन हो गया, या क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब कोई भी आंदोलन इस तरह का होता है तो उसके लिए कांग्रेस का रेजोल्यूशन कहाँ पे पास हुआ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो नागपुर अधिवेशन में हुआ 1920 में रेजोल्यूशन पास, जिसमें 2 रेजोल्यूशन पास हुए। क्या क्या, जलियांवाला बाग मस्कर जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको लेकर के, और दूसरा खिलाफत मूवमेंट को लेकर के, इन दोनों को लेकर के क्या हुआ, रेजोल्यूशन पास हुआ, और उसके बाद ये आंदोलन की फॉर्मल शुरुआत हुई। 1 अगस्त 1920 को डेट डिसाइड किया गया आंदोलन की शुरुआत की। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे क्रांतियां जो हुई हैं वो अगस्त महीने में हुई हैं, ठीक है ना, तो इसलिए अगस्त फर्स्ट, इसलिए कई बार अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, आया क्रिप्स मिशन के आसपास अगस्त प्रस्ताव आया। तो अगस्त फर्स्ट को 1920 वाज फिक्स्ड एज द डेट ऑफ स्टार्टिंग द मूवमेंट, ठीक। उसके बाद गांधी जी ने 1 साल के भीतर हमें स्वराज मिल जाएगा, इसकी घोषणा की कि 1 साल के भीतर हमको स्वराज मिल जाएगा। इस स्तर पे उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उसमें इफ एंड बट भी है कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, आंदोलन अहिंसा ढंग से चलता रहा, तो 1 साल में इनको पूरा आजादी मिल जाएगी। गांधी जी ने का ये स्टेटमेंट है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि किस आंदोलन के बारे में गांधी जी ने ऐसा कहा था कि 1 साल के अंदर आजादी मिल जाएगी अगर ठीक से चलता रहा, तो कौन सा है, नॉन कोऑपरेशन। लेकिन एक इसमें दुर्घटना घट गई जिसके बाद जो इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। हुआ क्या कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा केस हो गया। चौरी चौरा केस के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, रोल बैक कर लिया, जिसके बाद बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस के गांधी जी से खफा हो गए, गांधी जी का विरोध भी किया लोगों ने, लेकिन गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। गांधी जी ने सिर्फ वापस ही नहीं लिया बल्कि बाद में ये भी कहा कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये हमारे लिए, मतलब उनकी हिमालय से भी बड़ी भूल जैसा सिद्ध हुआ, क्योंकि चौरी चौरा कांड के बाद। तो ये चौरी चौरा कांड में क्या हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ही जो इंस्पायर्ड लोग थे वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें किसान थे, आम आदमी था, उस पे कहीं से गोलियां चल गई, कुछ किसानों को मृत्यु हो गई। तो गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा थाने को चारों तरफ से घेर के आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इसके बाद गांधी जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इससे नाराज होकर के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, एक अलग पार्टी बनाया और उसकी स्थापना की कब, 1923 में। तो ये रहा हमारा आज का कुछ टॉपिक। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे की जो चीजें हैं क्रोनोलॉजिकली। ओके, थैंक यू।